बाप का अपमान। अग्रवाल परिवार में जयशंकर अपनी पत्नी कामिनी, बड़े बेटे राहुल, छोटे बेटे गौरव और बहू मधु के साथ रहा करता था। गौरव की शादी कुछ ही समय में होने वाली थी। सब लोग मिलजुल कर खुशी खुशी रहते थे, लेकिन जयशंकर की वो लोग बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। और उसका एक बड़ा कारण ये था कि घर की मालकिन कामिनी जी। गौरव, तू ये सजावट ठीक से कर रहा है या नहीं? तेरा टेस्ट तो हमेशा से खराब है। आप चिंता मत करिए, मैं देख रही हूँ ना। बस मिठाइयों का ध्यान रखना, मेहमानों के लिए सब परफेक्ट होना चाहिए। मधु, मुझे लग रहा है ये लाल रंग की सजावट अच्छी लगेगी। क्या कहती हो? बिल्कुल मम्मी जी, ये रंग तो सबसे बढ़िया लगेगा। मुझे भी कोई काम बताओ, मैं भी करूँगा। जाओ, तुम जाकर नई चाची के लिए कोई अच्छा सा वेलकम कार्ड बनाओ। यस, अभी बनाता हूँ। अरे वाह, कितनी रौनक हो रही है आपके घर में। बहुत ही अच्छे से सजाया है। मम्मी जी, ये माला कहाँ रखनी है, यहाँ या फिर यहाँ? अरे मेरे सर पे। क्या मम्मी जी, आप भी? मैं तो इसलिए पूछ रही हूँ ताकि कोई गलती ना हो। मेरे देवर की शादी बेस्ट होनी चाहिए। हाँ भाभी, सब कुछ बेस्ट होना चाहिए, आखिर मेरी शादी है। तुम फिक्र मत करो गौरव, सब कुछ परफेक्ट होगा। राहुल, मुझे लगता है कि लड्डू की जगह बालूशाही बांटनी चाहिए। मधु, आओ गुलाब जल लेकर आ जाओ ऊपर से। अरे वो तो मैं पहले ही ले आई थी, आप चिंता ना करो, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। मधु, जरा ये सजावट देख लो। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, बालूशाही ज्यादा स्वादिष्ट होती है। हाँ पापा, हम सब देख लेंगे, आप अपना दिमाग ना लगाओ। अरे बाहर गेंदे के फूल की माला लगाना तो रह गया। हाँ हाँ, जल्दी करो अब। अरे मैं क्या कहता हूँ, जयशंकर को अपने ही घर में ऐसा महसूस होता था जैसे वो कोई बाहर वाला है, उसे कोई भाव ही नहीं देता था। शाम हुई और गौरव शादी की शेरवानी पहनकर तैयार हो गया। शेरवानी नीले रंग की थी और उस पर सुनहरी कढ़ाई थी। भाभी, शेरवानी कैसी लग रही है? बहुत ही शानदार। गौरव, तुम पर ना नीला रंग खूब जच रहा है। गौरव, मुझे लगता है कि कोई हल्का रंग जैसे सफ़ेद या क्रीम होता ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता। पापा अब चुप रहो, आजकल नीले रंग का ट्रेंड है। हाँ पापा, गौरव सही कह रहा है। अब आप ना पुराने फैशन की बातें छोड़ दीजिए। बिल्कुल, हमें नए फैशन के हिसाब से चलना चाहिए। जयशंकर की बातों को अनसुना कर दिया गया। वो उदास होकर चुपचाप सबकी बातें सुनता रहा। राहुल, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। पापा अभी समय नहीं है, शादी की तैयारियों में बहुत काम है। हाँ मम्मी, अभी आया। राहुल बिना सुने ही आगे बढ़ गया। शादी धूमधाम से संपन्न हो गई थी और अब प्रिया का गृह प्रवेश हो रहा था। पूरे परिवार और मोहल्ले वाले वहां जमा थे। अरे हटो यहाँ से, तुम्हें बीच में खड़ा होने की जरूरत नहीं है। मेरे अपने ही घर में मेरी कोई जगह नहीं है, बाहर वाले वहीं खड़े हैं और मैं साइड में। वाह। अब जब नई बहू की पहली रसोई का समय आता है तो सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं। बहू, पहली रसोई में खीर बना ले। नहीं नहीं नहीं, मुझे खीर पसंद नहीं है, सूजी का हलवा बना लो। सूजी का हलवा भी कोई हलवा होता है? बनाना ही है तो गाजर का हलवा बनाओ। मम्मी, चाची से कहो ना कस्टर्ड बना ले। और ये सब छोड़ो, कुछ यूनिक बनाओ। चॉकलेट केक। ये भी कोई पहली रसोई में बनाने वाली चीज़ है? आप भी ना क्या बात करते हो। अरे हम सब अपना अपना बोले जा रहे हैं। बहू, तुम बताओ, तुम क्या बनाना चाहती हो? मुझे तो सब सही लगता है, मैं तो कुछ भी खा सकती हूँ। पापा जी ने नहीं बताया, पापा जी से पूछ लेती हूँ। अरे उनसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जो सही लगे वो बना लो। पर अरे मम्मी सही कह रही है, तुम अपनी मर्जी का बनाओ, आज हम सब तुम्हारी पसंद की चीज़ खाएंगे। प्रिया को थोड़ा अजीब लगता है कि इन लोगों ने उसके ससुर को ऐसे साइडलाइन क्यों कर रखा है। फिलहाल वो किचन में जाती है और थोड़ी थोड़ी हर चीज़ बना कर लाती है। अरे वाह, तुमने तो सबकी ख्वाहिश पूरी कर दी। आखिर पत्नी किसकी है? अरे आखिर बहू किसकी है? आहा, आखिर देवरानी किसकी है? वो सिर्फ मेरी चाची है। बिल्कुल सही, मैं सिर्फ रिंकू की चाची हूँ। अरे पापा जी कहाँ है, वो भी खा लेते। अरे उन्हें छोड़ो। कैसी बात कर रही हैं आप मम्मी जी, वो भी हमारे घर का अहम हिस्सा है, बल्कि मैं तो कहूँगी सबसे अहम हिस्सा है। ऐसा कुछ नहीं है, तुम उन्हें छोड़ो और खीर पर ध्यान दो। लेकिन अरे क्यों इतना फिक्र कर रही हो, वो आएंगे तो खा लेंगे, अगर कुछ बच गया तो।
चाची, अब दादाजी के लिए अलग निकाल कर रख दो ना। हाँ, मैं यही करने जा रही थी। प्रिया सोचती है कि बड़ों से बेहतर तो ये बच्चा है जो कम से कम एक बूढ़े आदमी के बारे में सोच तो रहा है। बाद में प्रिया ने गौरव से इस बारे में अकेले में बात की। ए जी, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या हुआ? मैंने महसूस किया है कि इस घर में सब मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन पापा जी सबसे अलग रहते हैं और कोई उन्हें इंक्लूड भी नहीं करता। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा ही सोच रही हो। पर मैं ये चीज़ इस घर में कदम रखने से लेकर अभी तक नोटिस कर रही हूँ। जब मेरा गृह प्रवेश हो रहा था उस समय भी मम्मी उन पर चिल्ला दी थी सबके सामने। मुझे काफ़ी अजीब लगा था। हाँ, इतना उतना तो हो ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम इतना मत सोचो, सो जाओ आराम से। मैं तो सो जाऊंगी, लेकिन वो आपके पिता हैं, इस घर के मुखिया हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान ली तुम्हारी बात। वो मेरे पिता है ना, तो उनके बारे में मैं सोच लूंगा, बस तुम मत सोचो। अब इसके आगे कुछ मत बोलना, मैं सोने जा रहा हूँ। ओके। एक बात और, वो इस घर के मुखिया नहीं है, इस घर की मुखिया मेरी माँ है। ये कहकर गौरव करवट बदलकर लेट गया और सो गया। प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों है। अगले दिन उनके घर कुछ मेहमान आए। बहू, मेहमानों के लिए चाय बना लो। जी मम्मी जी। अरे दूध तो है ही नहीं। मम्मी जी यहाँ आइए ना। क्या हुआ? दूध खत्म हो गया है, रिंकू से बोलिए ना पास वाली दुकान से ले आए। अरे रिंकू से कहने की क्या ज़रूरत है, मैं अभी इनसे बोलती हूँ। जी, इधर आओ जल्दी। हाँ, क्या हुआ? जाओ दूध लेकर आओ। अरे अब पापा जी से क्यों कह रही हैं, मैं ही ले आती हूँ। अरे तुम क्यों लाओगी, इन्हें भी जरा हाथ पैर चलाने दो। जयशंकर जाता है और दूध लेकर आता है। प्रिया को किचन में दूध देकर वो जैसे ही बाहर आता है तो कामिनी चिल्लाकर उसे अपने पास बुलाती है। अरे कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। क्या हुआ? पानी पिलाओ इन लोगों को। अच्छा अच्छा। ये तुम्हारा नौकर है क्या? कह सकती हो, रिश्ते में तो पति लगता है लेकिन काम से तो नौकर ही है। क्या तुम भी कामिनी? प्रिया चाय लेकर आती है और ये सब सुन लेती है। उससे बर्दाश्त नहीं होता लेकिन वो कंट्रोल करती है। फिर मेहमानों के जाने के बाद कामिनी से कहती है, मम्मी जी ये जो आप कर रही हैं ना, ये बहुत गलत है। क्या गलत काम कर दिया मैंने बेटा? आप जैसे मुझसे इतना प्यार से बात कर रही हैं, वैसे ही आपको पापा जी से भी ऐसे ही प्यार से बात करनी चाहिए। पर आपने तो उन्हें सबके सामने नौकर बना दिया। अरे वो तो मजाक था। पर क्या अपने पति का ऐसा मजाक बनाना, और वो भी दूसरों के सामने, सही है? मैं तुमसे तमीज से बात कर रही हूँ तो तुम सर पे चढ़ रही हो। तुम मुझे सिखाओगी कि मुझे किससे कैसे बात करनी है? नहीं, मैं आपको कुछ नहीं सिखा रही हूँ। मुझे तो बस पापा जी के लिए बुरा लग रहा है इसलिए बोल रही हूँ। तुम्हारे सर पे अभी भी वही रात वाला भूत सवार है क्या? अरे पर अभी मम्मी जी ने। मैंने तुमको कल रात को ही बताया था ना कि इस घर की मुखिया मम्मी है, वो जो चाहे कर सकती हैं। और तुम बहू बनकर रहो, मदर टेरेसा बनने की कोशिश ना करो। ओके, जैसा आप लोगों को सही लगे। ये बोलकर प्रिया अपने कमरे में चली गई, लेकिन अभी भी उसके दिमाग में वही बातें चल रही थी। मैं किसी के साथ ऐसा होता नहीं देख सकती, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, पर क्या करूं मैं? तभी उसका फ़ोन बजा। उसकी सहेली का फ़ोन था। कैसी है मेरी बहन? मैं अच्छी हूँ, पर तू इतनी उदास क्यों लग रही है? क्या बताऊं यार, मेरे ससुराल में ससुर की कोई इज्जत ही नहीं करता। मैंने इन लोगों को बहुत समझाया पर कोई समझता ही नहीं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे बस इतनी सी बात, मैं तुझे एक प्लान बताती हूँ। बताना जल्दी से। प्रिया की सहेली उसे एक बेहतरीन प्लान बताती है जिस पर वो अगले दिन से ही अमल करना शुरू कर देती है। रिंकू यहाँ आओ। जी चाची। मेरा एक काम करोगी? जरूर चाची, बताइए। प्रिया उसे अपना प्लान समझाती है, जिसे सुनकर रिंकू प्रिया की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। मधु, ये रिंकू कहाँ है? रुकिए, अभी बुलाती हूँ। रिंकू, ए रिंकू यहाँ आओ, तुम्हें पापा बुला रहे हैं, उनकी बात सुनो। अभी मैं कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, बाद में सुनूंगा। अरे ये क्या बात हुई? ये बदतमीजी तुमने कहाँ से सीखी? चलो इधर आओ। रुको, मैं खुद इससे बात करता हूँ। क्या बात है बेटा, नाराज हो क्या मुझसे? पर रिंकू कोई जवाब नहीं देता। बेटा मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या?
और आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ? गो पापा, मैं होमवर्क कर रहा हूँ। पापा से ऐसे बात करते हैं? माफी मांगो। नहीं, रहने दो मधु। लगता है वो अभी परेशान है। मूड ठीक होगा तो सही हो जाएगा। राहुल जो जयशंकर के साथ किया करता था, अब जब उसके साथ हुआ तो उसे बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसे अभी इसका रीजन समझ में नहीं आया था। मधु दीदी, आज कुछ खाना बनाने का मन नहीं हो रहा है, बाहर से ऑर्डर कर ले। बाहर से? लेकिन हाँ मम्मी, प्लीज बाहर से ऑर्डर करो ना। चलो ठीक है, सबसे पूछ लो कौन कौन क्या क्या खाएगा। पापा जी, आप क्या खाएंगे? अरे उनसे क्या पूछ रही हो, मैं बता रही हूँ ना। इनके लिए उड़द की दाल ऑर्डर कर लो। मेरे लिए चाउमीन। और जेठ जी के लिए? उनसे भी तो पूछ लो। अरे उनसे क्या पूछना है, कुछ भी ऑर्डर कर दो उनके लिए। तुझे शर्म नहीं आती अपने पापा के लिए ऐसे बोल रहा है? तो क्या हुआ? थप्पड़ पड़ जाएगा। अरे क्यों मेरे बच्चे को थप्पड़ मार रही हो, क्या हुआ? ये बहुत बदतमीज हो गया है। कह रहा है आपसे पूछने की क्या जरूरत है, कुछ भी ऑर्डर कर दो आपके लिए। बेटा, मैंने तुम्हारी एक बदतमीजी इग्नोर कर दी तो इसका मतलब तुम ये बार बार करोगे? बदतमीजी क्या पापा, मैं तो वही कर रहा हूँ जो आप करते हो। आप भी तो अपने पापा से ऐसे ही बात करते हो, उनके लिए ऐसे ही बोलते हो। ये सुनकर सब लोग एक सेकंड के लिए सदमे में चले गए। प्रिया मन ही मन मुस्कुरा रही थी। हाँ, वो बड़ों वाली बात है। तुझे बड़ों की नकल करने की जरूरत नहीं है। नहीं पापा, मैं तो आपके जैसा ही बनना चाहता हूँ, तो जैसा आप करोगे वैसा ही मैं करूँगा। रिंकू की बातें सुनकर पहली बार राहुल को एहसास हुआ कि शायद वो अपने पिता के साथ गलत कर रहा था। वो कुछ नहीं बोल पाया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। इस दिन के बाद उसने अपने पिता से बदतमीजी करना छोड़ दिया। छोटी बहू कहाँ है? पता नहीं, थोड़ी देर पहले तो यहीं थी। देवर जी को पता होगा, उनसे पूछिए। गौरव, प्रिया कहाँ है? प्रिया घर में नहीं है, मुझे तो लगा वो किचन में है। मैं यहाँ हूँ। तुम बिना बताए कहाँ चली गई थी? कम से कम अपने पति को तो बताकर जाती। अरे इन्हें क्या बताना? ये क्या बोलने का तरीका है बहू? वो तुम्हारा पति है। पति है तो क्या पल्लू से बांध लूं? प्रिया, जबान संभाल कर बात करो। बाहर से थक कर आ रही हूँ, एक गिलास पानी नहीं पूछा और बकवास कर रहे हो। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, पानी लेकर आना। ये बोलकर प्रिया अपने कमरे में चली गई और वो सब लोग उसका मुंह देखते रह गए। अरे ये इस तरह से तुझसे बात कैसे कर सकती है? लगता है बेचारी परेशान है, मैं उसके लिए एक गिलास पानी लेकर जाता हूँ। कामिनी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। उधर गौरव जब कमरे में पहुंचता है तो प्रिया उससे कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी बात समझी और इसमें मेरा साथ दिया। मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैंने आपसे इस तरह से बात की, लेकिन ये ज़रूरी है। अरे तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। माफ़ी तो मुझे अपने पिता से मांगनी चाहिए कि मैं आज तक अपनी माँ के बहकावे में आकर उनकी बेइज्जती करता रहा। तुमने आकर मेरी आंखें खोल दी। घर के बाकी सदस्यों को पता नहीं था, लेकिन प्रिया गौरव को पहले ही सब कुछ समझा चुकी थी। ओ हेलो, जाओ किचन से जाकर ब्रेड लेकर आओ। अभी लाता हूँ। ओ हेलो, मेरे लिए चाय निकालो। अब निकालता हूँ। बहू, ये क्या तरीका है अपने पति से बात करने का? और तू क्यों इसकी सुन रहा है? मैं तो बस आपके नक्शे कदम पर चल रही हूँ। आप भी तो अपने पति से ऐसे ही बोलती हैं। और मैं अपने पापा के नक्शे कदम पर चल रहा हूँ, वो भी तो आपकी बात ऐसे ही मानते हैं ना मम्मी। कामिनी को कुछ समझ में नहीं आया कि वो इसका जवाब क्या दे। हमारे माँ बाप ही तो हमारे रोल मॉडल होते हैं, जैसे वो वैसे हम। ये लो कामिनी, ब्रेड जैम लगा दूँ? आप बैठिए आराम से, मैं ले लूंगी। अब आई ना लाइन पर। कामिनी को भी अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। अब वो भी जयशंकर से तमीज से पेश आने लगी थी, लेकिन एक मधु थी जो अभी भी उनसे बदतमीजी करती थी। सबकी समझ में आ गया, लेकिन ये मधु दीदी के समझ में नहीं आया कि पापा से तमीज से पेश आना चाहिए। ये सिर्फ इसलिए ना क्योंकि यह घर मेरे नाम है, तो मैं घर इनके नाम कर देती हूँ, सिंपल। नहीं नहीं, ऐसा करने से इज्जत कल भी पैसे की थी और आज भी पैसे की ही होगी। कुछ और करना पड़ेगा। मेरे पास एक आइडिया है, घर दीदी के नाम कर दीजिए। ये तुम क्या बोल रही हो? उससे क्या फ़ायदा होगा? आप घबराइए मत, मैं आपको पूरा प्लान बताती हूँ। पूरा प्लान सुनने के बाद सब राजी हो जाते हैं। अगले ही दिन कामिनी वो घर मधु के नाम पर कर देती है। बेटा, अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और ये जिम्मेदारी और नहीं ले सकती,
इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब यह घर जायदाद तेरे नाम कर दूँ। ये आप क्या बोल रही हैं माँ जी? ये फैसला हम सब ने सोच समझ कर लिया है। आज से इस घर की नई मालकिन तुम हो। मधु बहुत खुश होती है और घर के कागजात खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ अब क्या होने वाला है। अगली सुबह, अरे आप लोग जल्दी बाहर आइए, आपके घर के बाहर जेसीबी खड़ी है। जेसीबी पर क्यों? क्या हुआ, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सरकार की तरफ से ऑर्डर है कि आपका ये घर इलीगल है, हमें इसे तोड़ना पड़ेगा और इसके मालिक को जेल होगी, वो भी उम्र कैद। इसके मालिक आप ही है ना? अरे नहीं नहीं, इस घर की मालकिन मेरी पत्नी है मधु। अरे क्या चल रहा है यहाँ? ये अंकल हमारा घर तोड़ने आए हैं और मम्मी को जेल में डालने। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं जेल नहीं जा सकती, मुझे बचाइए ना आप लोग। अरे क्यों रो रही हो बहू? अरे आपसे क्या मतलब है, चुप रहो आप। हमारा घर टूटने वाला है और दीदी को जेल हो रही है। ले जाइए भाभी को। हाँ हाँ ले जाइए, बाद में देखते हैं क्या करना है। ये आप लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरे होते ये नहीं हो सकता। आप लोग ऐसे मेरे घर को नहीं तोड़ सकते। हम इस मुद्दे को कोर्ट में लेकर जाएंगे और अगर आपको किसी को जेल में डालना है तो मुझे डालिए, क्योंकि मैं इस घर का मुखिया हूँ। ये सुनकर मधु हैरान रह जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस इंसान की वो इतनी बेइज्जती करती है आज वही उसके लिए खड़ा है। वो जयशंकर के पैरों में गिर पड़ती है और माफ़ी मांगने लगती है। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, सब लोग आपको भला बुरा कहते थे तो मैं भी कहने लगी, और फिर पैसों के लालच में मैंने कभी आपको इज्जत दी ही नहीं। पर आज मेरी आंखें खुल गई है। प्लीज़ ये घर टूटने से बचा लीजिए। अब बात पैसों की नहीं, परिवार की है। मधु की माफ़ी सुनकर सब लोग हंसने लगे। वह हैरान हो गई कि आखिर ये क्या हो रहा है। तब सब ने उसे बताया कि ये एक प्लान था, उसे ये समझाने के लिए कि अपने बड़ों की इज्जत करना ज़रूरी है। वही बुरे समय में हमारे काम आते हैं और वही घर के स्तंभ होते हैं। प्रिया ने पूरे परिवार को बदल कर रख दिया था। अब सब लोग जयशंकर की इज्जत किया करते थे और उससे बहुत प्यार से बात भी करते थे।